बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय भारत के महान चिकित्सक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 16, भारत के महान चिकित्सक। पाठ परिचय में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान उत्कृष्ट श्रेणी का था। खगोल विज्ञ से लेकर दार्शनिक तक, गणितज्ञ से लेकर चिकित्सक तक, ऐसे कई नाम हैं जिनके अन्वेषण आज भी प्रासंगिक हैं। इस पाठ में भारत में ऐसे ही दो महान चिकित्सकों के विषय में हमें बताया गया है, जिन्होंने उस युग के सीमित साधनों में भी जो खोजें की थी, वे बाद में सटीक सिद्ध हुई हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य अपनी आयु तक अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है, यानी अपने शरीर के लिए वो सही रहा है। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं। आयुर्वेद भी ऐसी ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारियां दी गई है। आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता और चरक संहिता प्रधान ग्रंथ है, जिनके बारे में इसमें बीमारियों के बारे में लिखा गया है। इन ग्रंथों की रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक है। उनके समय में न आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, न यंत्र और न ही चिकित्सा सुविधाएं। अपने ज्ञान और अनुभवों से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिसकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले इन दो महान चिकित्सकों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला हमारे हैं सुश्रुत। मध्य रात्रि का समय था, यानी बीच रात्रि का समय था। किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने से सुश्रुत की नींद खुल गई। बाहर कौन है? वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार से जलती हुई मशाल पुत्री उतारी और दरवाजे पर आ पहुंचा। मैं एक यात्री हूँ, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में ये जवाब दिया। मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। यह सुनकर सुश्रुत ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और नाक से खून आ रहा था उसके से। सुश्रुत ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, यानी अंदर आओ, सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाओ। वे अजनबी को एक साफ सुथरे कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवार पर ही टंगे हुए थे, यानी ऑपरेशन टाइप्स की जो क्रिया करनी होती है उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपना चोगा उतारने और दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए उस व्यक्ति से कहा। उन्होंने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने के लिए दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लग गए। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाक नापी। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर आग की लौ में गर्म किया। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। अजनबी कहरा रहा था, लेकिन उसकी अनुभूतियां नशीले द्रव्य पीने से कुछ कम हो रही थी, यानी उसे कुछ बेहोशी की दवाई उन्होंने पिलाई ताकि वो दर्द को कम अनुभव कर पाए। गाल पर पट्टी बांधकर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलियां डाली। गाल से काटा हुआ मांस और दवाइयां नाक पर लगाकर उसे फिर से पुनः आकार दे दिया। फिर नाक और घुंघची व लाल चंदन
का महीन बुरादा छिड़ककर हल्दी का लेप उस पर लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में यानी आखिर में शुशुद ने उस अजनबी को दवाइयां और बूटियों की एक सूची यानी एक लिस्ट उसको दे दी। उसे नियमित रूप से वो लेनी थी। ऐसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने को उसने अजनबी से कहा, जिससे वे देख सके आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व शुशुद ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। जो आज की प्लास्टिक सर्जरी होती है वो पुराने जमाने में शल्य चिकित्सा शुशुद द्वारा की गई थी। शुशुद ने पूरी संसार में प्लास्टिक सर्जरी का शुशुद को पूरे संसार में प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है, या जनक यानी पिता कहा जाता है प्लास्टिक सर्जरी का। शुशुद का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में काशी में हुआ था। वे वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने वैदिक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य चिकित्सा का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। जिसे सिजेरियन ऑपरेशन जो चीरा फाड़ी होती है अपने शरीर की, वो कहा जाता है। वे मूत्र नलिकाओं में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। यानी ये सब करने में वो निपुण थे, माहिर। उन्होंने शल्य चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले प्रोग्राम में आने वाले उपकरणों को गर्म करने के लिए कहा ताकि कीटाणु मर जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रोगी को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चेतना यानी एनेस्थीसिया, जो बेहोशी होती है, उसके रूप में करते हैं। शुशुद एक अच्छे अध्यापक भी थे, यानी वो पढ़ाई भी अच्छा कराते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। पहले चीरा फेड़ी पाड़ी मरे हुए मृत जानवरों के ऊपर हमें टेस्ट करने चाहिए, बाद में इंसान पर ये हमें प्रयोग करने चाहिए। अपनी पुस्तक शुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 यानी 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी है। आज से उन यंत्रों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। दूसरा है हमारे चरक। प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, तब गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाते थे, शल्य क्रिया करते और रोगों का परीक्षण करते थे। प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान और चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी थी। लगभग 2000 वर्ष पहले यानी पूर्व भारत में ऐसे ही चिकित्सक चरक हुए। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत महत्व दिया जाता है। चरक संहिता चरक वैशंपायन के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से ये भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था, लेकिन इस विषय पर उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया। चरक को अनुशासनिक चरक को आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की जानकारी थी। उन्होंने अपने समय में यह मान्यता थी कि बच्चों में आनुवांशिक दोष जैसे अंधापन, जन्म से ही लंगड़ापन जैसे विकलांगता माता या पिता के किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि डिंबाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होता है। यह मान्यता आज भी एक स्वीकृत तथ्य है, यानी आज भी इसे माना जाता है। चरक ने शरीर की दांतों सहित 360 यानी 360 हड्डियों का होना भी बताया था। उनका विश्वास था कि हृदय यानी दिल शरीर का नियंत्रित केंद्र है। चरक ने शरीर संरचना और विभिन्न अंगों का अध्ययन किया था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की
13 मुख्य ध्वनियों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सैकड़ों छोटी-छोटी ध्वनियाँ हैं जो सारे ऊतकों को भोजन रस पहुँचाती है और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले जाती है। इन ध्वनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन चिकित्सक आग्नेय ले के निर्देश से अग्निवेश ने एक वृहत संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी थी। इस वृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। आज भी सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का एकदम क्लियर स्पष्ट प्रमाण करती है कि ये अपने अपने विषय के सर्वोत्तम ग्रंथ है। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है। इन संहिताओं ने नवीन चिकित्सा विज्ञान के कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय मार्गदर्शन दिया है। ये पाठ संकलित हैं। तो इसी के साथ आज की हिंदी साहित्य की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे हिंदी साहित्य के रोचक अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।